हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से। वेलकम टू माय करंट अफेयर सीरीज। आज है 16 जुलाई 2020। आज की जो इंपॉर्टेंस खबरें होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारतीय यूरोपीय संघ की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, यह कितने नंबर का था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 15 नंबर का था। ध्यान रखेंगे। अब इसकी बारे में लोकेशन इसकी देख लेते हैं। जैसे ये अपना प्यारा विश्व, और इसमें से जहाँ पर आप लोग ब्लू कलर देख पा रहे हैं ये आपका जल है। पूरी दुनिया के 71% भाग में इसमें जल भरा हुआ है। और जबकि जहाँ पर आप लोग व्हाइट कलर देख पा रहे हैं ये 29% भाग में आपका थल होता है। और ये जो 29% भाग में आपका थल होता है उसको 7 महाद्वीप में हम लोग बांटते हैं। ये अभी काफ़ी दिन तक इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही, ताकि ये हम लोग को महाद्वीप का एरिया कौन सा देश किधर आता है वो हम लोग को क्लियर हो जाए। और इस 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा आपका एशिया होता है, दूसरा आपका अफ्रीका होता है, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका होता है, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका होता है, और पांचवा यहाँ पर एक महाद्वीप पड़ता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ेगा। तो ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप होता है यह आकार में आपका 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। इसमें कोई रहता नहीं है, बस यहाँ पर कुछ देशों की यहाँ पर प्रयोगशालाएँ लगी हुई हैं, इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे ईयू की, बात कर रहे थे कि मैं अभी हाल ही में मतलब भारत यूरोपीय संघ का आभासी शिखर सम्मेलन हुआ है। आभासी मतलब वर्चुअल कह सकते हैं आप लोग इसको इंग्लिश में। तो ये भारत के साथ में यूरोपीय संघ का क्या मतलब होगा? तो ध्यान रखेंगे जो 6 नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है वो यूरोप कॉन्टिनेंट होता है। ध्यान रखेंगे ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट के 27 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर के बताइए? इस यूरोप कॉन्टिनेंट के 27 देशों ने मिलकर के ईयू का गठन किया है। किसका गठन किया बताइए? ईयू। ईयू को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम जाते हैं। यूरोपियन यूनियन को हम लोग हिंदी में अगर लिखें तो यूरोपीय संघ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए इसको हम लोग? यूरोपीय संघ। तो ये जो एक यूरोपीय संघ है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा यूरोपीय संघ में किस कॉन्टिनेंट के देश आते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग बताएंगे यूरोपीय संघ के अंतर्गत सिर्फ यूरोपीय देश आते हैं, मतलब यूरोप महाद्वीप के ही देश आते हैं। 27 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। और इसका जो गठन हुआ था यूरोपीय संघ का 1957 में इसका गठन हो गया था। 1957 में इसका गठन कर लिया गया था। और यूरोपीय यूनियन यूरोप में स्थित कह सकते हैं 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है। ध्यान रखेंगे दोनों गतिविधियों पर नज़र रखता है। ये राजनैतिक गतिविधियों को तो देखता है, ठीक है, राजनैतिक के साथ साथ ये एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी नज़र रखता है। किस गतिविधियों पर बताइए? आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखता है। तो कह सकते हैं यूरोप में स्थित ये 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित एक मंच है। इसकी स्थापना आपकी 1957 में हुई थी। उदाहरण कभी कभी पूछा आता है कि इसकी ईयू की मुद्रा क्या है? तो ईयू की मुद्रा अगर आती है, ने इसकी इस संघ की अपनी एक मुद्रा है, इसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। किस नाम से बताइए? यूरो के। कई सारे देशों ने इस यूरो को अपना भी लिया है, ठीक है। जब ये जो यूरोपीय संघ है काफ़ी बड़ा संघ है, दुनिया के लगभग वही 500 मिलियन लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और विश्व की जो 100% जीडीपी होती है, पूरी दुनिया के जो 100% आपकी जो जीडीपी होगी, तो पूरे वर्ल्ड लेवल की जो 100% जीडीपी होगी उसका लगभग ये मान लीजिए 31% हिस्सा, कितना प्रतिशत बताइए? 31% हिस्सा ईयू के अंतर्गत आता है। डेट्स वाई ये आपका यूरोपियन यूनियन जो आपका संघ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो इसी के साथ में अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ की एक शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो शिखर सम्मेलन था 15वें नंबर का था। तो इसका जो आंसर होगा आपका कितना? C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 जुलाई होगा। 15 जुलाई में जब इसका आयोजन किया गया, इसको इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड स्किल डे के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसमें संबोधन किया। तो इस संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान और कौशल को सामने रखा। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इसमें डिस्कशन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया इसमें कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर होता है। इसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि ज्ञान एक अलग चीज़ है और कौशल एक अलग चीज़ है, ये बताने का प्रयास किया। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करते हुए एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप ज्ञान की बात करते हैं तो उन्होंने बताया जैसे आप साइकिल कैसे चलाते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि साइकिल
कैसे चलाया जाता है, कैसे चलती है, साइकिल कैसे चलती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये जानते हैं कि साइकिल कैसे चलती तो उनका कहने का सेंस था कि आपको ज्ञान है। लेकिन अगर आप बात करें कि कौशल की अगर बात करेंगे तो उसमें उन्होंने बताया स्वयं अगर आप साइकिल चला लेते हैं, स्वयं साइकिल का चलाना, ध्यान रखेंगे, स्वयं साइकिल का चलाना, स्वयं साइकिल का अगर आप चलाना जानते हैं तो कह सकते हैं कि आपके अंदर स्किल है। तो उन्होंने इस युवा कौशल दिवस को जब संबोधित किया उन्होंने इन दो चीज़ों पर फोकस किया कि आपको ज्ञान अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर कौशल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया, तो इसको हम लोग को भी फोकस करना है, हम भारत के लोगों को, क्योंकि अपने भारत में जो मानव पूंजी नाम की चीज़ होती है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। मानव पूंजी का मतलब ये मत समझना जनसंख्या से होता है, तो मानव पूंजी का जो सेंस होता है उसका मतलब हो कि लोग, किसी देश के लोग अगर स्वस्थ हैं और स्किल युक्त हैं तो वो देश मानव पूंजी युक्त माना जाता है। ध्यान रखें, अपने भारत में इन दोनों चीज़ों का अभाव है कि कम स्वस्थ हैं लोग, अस्वस्थ हैं, और इसके साथ साथ में स्किल युक्त नहीं है। तो इसी पे जोर देने के लिए कौशल दिवस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कि ज्ञान के साथ साथ इंसान के अंदर कौशल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में दूसरी चीज़ों पे, इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे, स्किल इंडिया मिशन तथा विश्व युवा कौशल दिवस के 5वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर डिजिटल कॉन्क्लेव, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, डिजिटल कॉन्क्लेव, डिजिटल कॉन्क्लेव, ध्यान रखना, डिजिटल कॉन्क्लेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो बात ध्यान, अब अगर आपसे पूछा जाए अभी विश्व जो युवा कौशल दिवस हमने मनाया है उसके 5वें सफलता पर हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया, तो डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किसने 29वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है, तो इसका जो आंसर है आपका नाबार्ड हो जाएगा। अब नाबार्ड की जैसे अगर बात करें तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखेंगे इसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका आपका फुल फॉर्म होगा। तो अगर आप कभी कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। और इसके हेड क्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ज़्यादातर जो इकोनॉमिकल संस्थाएं अपने भारत में मुंबई में है, क्योंकि भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है। इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो चेयरमैन है गोविंद रजूलू चिंतला, ध्यान रखेंगे। इसके चेयरमैन की अगर आएगा क्वेश्चन कि बताइए नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो ध्यान रखना इनका नाम, पूरा नाम गोविंद राजुलू चिंतला, गोविंद राजुलू चिंतला, ध्यान रखें। तो इसके जो चेयरमैन है नाबार्ड के गोविंद राजुलू चिंतला हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में। इसका जो हेड क्वार्टर पड़ेगा वो कब पड़ेगा आपका, मुंबई में। ध्यान रखेंगे ये कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि अपने भारत में आज भी 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं और उनको डेवलप करने का काम करती है, क्योंकि भारत में जब तक सभी वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए नाबार्ड जो बैंक है ये बहुत ही महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जो बाघ संरक्षण हेतु रातापानी टाइगर रिजर्व को स्थापित करने जा रही है, तो इसका जो आंसर आपका है वो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखेंगे बाघ संरक्षण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में लोग टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। अब टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखो ये रिजर्व क्या होते हैं, जीव कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग के रूप में हो या एनिमल के रूप में हो या प्लांट के रूप में हो,
वो हमें चाहे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, वो किसी ना किसी रूप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसलिए जीवों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी में कमी आई और जो फूड चेन सिस्टम होता है उसमें असंतुलन बढ़ा, किसी चीज़ की अधिकता हो गई, किसी चीज़ की बहुत कमी हो गई, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम को हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं। जैसे टिड्डी आक्रमण का आप लोग को सुन रहे हो इस समय, तो ये टिड्डी आक्रमण इसी से होता है कि जैसे मान लो कि गौरैया चिड़िया होती है या और कोई पक्षी होते हैं, तो वो इन जानवरों को खा जाते हैं। अगर वो चिड़िया नहीं रहेंगी तो इनको जन्म लेते समय इनको नहीं खाए, तो किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, तो फिर वो दिक्कत करती हैं। तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जीवों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर टिड्डे नहीं होंगे बहुत सारी तो घास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर अगर मेंढक नहीं होंगे तो बहुत सारे टिड्डे हो जाएंगे, सांप नहीं होंगे तो बहुत सारे मेंढक हो जाएंगे, चील नहीं होगी तो बहुत सारे सांप हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए जैसे अगर बाघ नहीं होगा तो बहुत सारे हिरन हो जाएंगे जो हमारी फसलों को खा जाएंगे। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए सभी प्रकार के जीवों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए कोई प्रजाति विलुप्त ना हो, इसलिए सभी प्रकार के जीवों को संरक्षण किया जाता है। तो जहाँ पर बाघों को संरक्षण दिया जाता है उसको हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो भारत में कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार अभी रातापानी टाइगर रिजर्व को स्थापित करने जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखेंगे इसके अलावा मध्य प्रदेश से और भी कई सारे करंट अफेयर को ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत महिलाएं यहाँ मास्क बनाएंगी, उसका 11 रुपये उसकी प्राइस होगी। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना यहाँ पर लॉन्च की गई। संकल्प योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, मध्य प्रदेश में एक उमरिया जिला पड़ता है, यहाँ पर स्टार्ट की गई, जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करेगी। और यहाँ पर एक पुलिस ने एक योजना स्टार्ट की, FIR आपके द्वार, और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और यहाँ के पुलिस के माध्यम से आसपास पहल लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा भी की है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की लोकेशन को देख लेते हैं। ये अपना प्यारा विश्व, ये इसमें अपना प्यारा भारत देश, उसको मैंने जूम किया, ये इसमें मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की अगर जो राजधानी है वो भोपाल है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है यहाँ की भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह हैं, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, ये ध्यान रखना आप लोग को। और यहाँ के जो गवर्नर हैं मतलब राज्यपाल, तो आप आंसर लालजी टंडन लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें इसमें क्वेश्चन बन रहा है इस समय पर, इसके लालजी टंडन। अब लालजी टंडन को थोड़ी शायद किडनी प्रॉब्लम है, उनको किडनी प्रॉब्लम होने के लिए की वजह से इनको अभी लखनऊ में एक मेदांता हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनको भर्ती कराया गया है। तो बताते हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम लोग कामना करेंगे जल्दी से ये स्वस्थ हो जाएं। यहाँ पर भर्ती कराया गया। तो अब तो ये पद पर अभी हैं, तो लेकिन क्या है कि जो उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, तो अपने भारत में एक नियम है ये कि एक राज्य, पहले जब संविधान लगा तब ये नियम नहीं था। पहले ये था संविधान जब लागू हुआ था कि एक राज्य में एक राज्यपाल अलग अलग होगा, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये बताया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उनको ही मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ में समझौता किया है? तो इसका जो आंसर है आपका झारखंड राज्य है। अब इसका क्या मतलब, जैसे कि अभी होता है क्या है कि हर संस्थाएं, जो भी संस्थाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, अपना एक बैंक फिक्स रखती हैं कि अगर हमको कोई डिमांड ड्राफ्ट देता है या कार्ड स्वैप करता है तो इस बैंक में हमारा पैसा आए, तो उसे अपना समझौता करती हैं। तो अभी क्या है कि झारखंड सरकार ने इस पे मतलब समझौता किया है HDFC बैंक के साथ में कि जो अगर जैसे कि कोई बाइक चलाते हुए जा रहा है, उसका अगर चालान हो जाता है तो वो अपना कार्ड स्वैप कर सकता है उसमें, और पेमेंट जो जाएगी किसके थ्रू जाएगी, HDFC के थ्रू जाएगी। ध्यान रखना, ये झारखंड सरकार के साथ में HDFC का समझौता हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं करंट अफेयर के झारखंड से। पहला है आपका यहाँ पर प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया गया, इसके साथ साथ कोरोना सहायता ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी यहाँ पर लॉन्च की गई। सेहराई और कोहबर
जो यहाँ का आर्ट होता है उसको जीआई टैग दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विरसा हरित योजना शुरू की गई। अब देखो विरसा हरित योजना ध्यान रखेंगे, हरित मतलब हरियाली से होगी, मतलब पेड़ पौधों को कवर देने से होगी। और बिरसा मुंडा एक व्यक्ति हुआ करते थे पुराने समय में, उनकी याद में ये किया गया है। दूरदर्शन के साथ मिलकर यहाँ पर स्कूल स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब लोकेशन की अगर देखें हम लोग, ये प्यारा विश्व, इसमें भारत देश, इसको मैंने जूम किया, जूम करने के बाद में ये अपना झारखंड प्रदेश। अब झारखंड प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की जो राजधानी है रांची, ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, रांची है। और यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है, क्या नाम इनका, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू, क्या नाम इनका बताइए, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। इतने क्वेश्चन आप लोगों को झारखंड से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो आंसर आपका 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी अपने भारतीय रेल ने चलाई है। अब देखिए इसमें रेल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर अगर डिस्कशन करें तो आप लोगों ने सुना होगा एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सुना होगा, ट्रांस, इसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं हम लोग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग होता है ये अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग होगा। तो ये जो ज़मीन आप लोग देख पा रहे हैं, हमने बहुत बार बताया है, बार बार हम डिस्कस किया करते हैं इसके बारे में। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इधर अगर हम लोग आएंगे तो ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आपका आकार में 6 नंबर का होता है, ये 1 नंबर का होता है। और एक देश यहाँ पर रूस देश है, कौन सा, रूस देश है। तो रूस के बारे में से अगर पूछा जाएगा कि रूस एशिया में आता है कि यूरोप में आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आता। तो ये इसका 70% हिस्सा रूस का लगभग वही आपका एशिया में आएगा, ये इतना यहाँ पर, और लगभग वही 30% हिस्सा इसका रूस का यूरोप में आता है। तो ऐसा कोई देश जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में आए, ध्यान रखना, और उसका कुछ हिस्सा किस में आए बताइए, एशिया में आए, तो ध्यान रखेंगे उस देश को हम लोग यूरेशियाई देश बोलते हैं। कौन से देश बोलेंगे बताइए सब लोग, यूरेशियाई देश के नाम से जाना जाता है। तो रूस एक ऐसा देश है यूरेशियाई देश, जैसे तुर्की भी ऐसे देश है। तो रूस एक यूरेशियाई देश है। अब रूस में यहाँ पर ये थोड़ा पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बाल्टिक सागर पड़ता है यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में, और रूस ये है यहाँ तक आता है। ये इस बाल्टिक सागर से एक रेल मार्ग चलता है और ऐसे ऐसे पूरा रूस को पार करते 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 ऐसे ऐसे यहाँ तक आ करके, ये जब इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक व्लादिवोस्ट नाम का एक पत्तन पड़ता है। किस नाम का, व्लादिवोस्ट नाम का एक पत्तन पड़ता है। ये जो व्लादिवोस्ट पत्तन ही है, यहीं से पूरे रूस में सामान जाता है रेल के माध्यम से। समझ लीजिए ये अगर पत्तन ना होता ना यहाँ पर रूस के पास में, तो रूस में रेलगाड़ी मतलब पानी वाले जहाज ही नहीं जा पाते, क्योंकि पानी वाले जहाज जाएंगे तो 45 डिग्री से ऊपर जाने में थोड़ा रिस्क होता है, वहाँ समुद्र में बर्फ़ होने के चांस रहते हैं। तो ये व्लादिवोस्ट पत्तन थोड़ा नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आसानी से जहाज चले जाते हैं। इसी पत्तन से ही सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है सामान, जो भी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर यहाँ सामान जाता। इतने चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो आपका यूरोप में स्थित बाल्टिक सागर से लेकर के, और ये आपका ये लेनिनग्राड जो पड़ेगा आपका, ये सॉरी यहाँ पर पड़ेगा बाल्टिक सागर के पास में पड़ेगा, लेनिनग्राड ये यहाँ पर पड़ेगा, उसे लेकर व्लादिवोस्ट पत्तन तक जाता है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब एक रेल मार्ग और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे इसमें, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक यहाँ पर मिस्र देश पड़ता है। तो ये जो मिस्र देश है ना, इस मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। क्या राजधानी बताइए इसकी, काहिरा। और यहाँ पर आएंगे तो एक दक्षिण अफ्रीका देश पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, तो उस 54 देशों में से अगर सबसे दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका एक देश है, और ये दक्षिण अफ्रीका देश में यहाँ पर एक शहर पाया जाता है, केप टाउन शहर पाया जाता। कौन शहर बताइए, केप टाउन शहर।
तो ये जो केप टाउन शहर है, तो यहाँ मिस्र की राजधानी काहिरा से रेल मार्ग चलता है और ये केप टाउन शहर तक आता है। इसको काहिरा केप टाउन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, ध्यान रखना, काहिरा केप टाउन रेल मार्ग अफ्रीका में, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका यूरेशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश की लोकेशन को देखने से पहले हम लोग अभी हाल ही में कुछ 3 लोगों को और राजदूत नियुक्त किया गया अभी नज़दीक में। लास्ट ही टर्म में ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि विदु नायर को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, तो तुर्कमेनिस्तान का नियुक्त किया गया है। रुदेंद्र टंडन को कहाँ का नियुक्त किया है? अफगानिस्तान का किया गया है। हेमंत कोटालवार को कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया चेक गणराज्य का। अब इन तीनों की लोकेशन देख लेते हैं। फिलहाल बांग्लादेश के लिए किसको नियुक्त किया गया है, ये अभी एकदम करंट का है, तो इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। चलिए इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत देश, तो यहाँ से जो नियुक्त किए गए हैं, तो इधर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश पड़ेगा बताइए? यहाँ पर ये बांग्लादेश है। तो ये जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बताइए? ढाका। और पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो आप बांग्लादेश है ना देश, इसका जो पुराना नाम था पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और पूर्वी पाकिस्तान क्यों था? उसका कारण ये था कि पहले यहाँ पर पूरा इतना बंगाल हुआ करता था। तो 1947 में जब बंगाल का विभाजन हुआ है, तो ये बंगाल को काट करके आधा ये इधर भी पाकिस्तान है, इतना ये पाकिस्तान को ज़मीन दी गई थी, इतनी ये ज़मीन दी गई थी, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था। यही 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पता क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो आंसर क्या होगा इसका? पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ तो यहाँ का अभी इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। अब एक और देख लेते हैं, इसमें 2 पॉइंट थे कि तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आएगा, मध्य एशिया क्षेत्र में पड़ेगा। और एक इसमें दिया है आपका अफगानिस्तान और चेक गणराज्य की बात आती है। तो अफगानिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के बगल में ये पड़ता है अफगानिस्तान। चेक गणराज्य की बात करेंगे तो यूरोप में आता है। तो यूरोप में एक देश सुना होगा आप लोगों ने, पोलैंड। तो पोलैंड के पास में एक देश आता है आपका ये चेक गणराज्य। चेक गणराज्य कहाँ पर पड़ेगा? आपका यूरोप में पड़ेगा, ध्यान रखना। इसके बारे में लोकेशन में थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चेक गणराज्य कहाँ पर पड़ेगा, तो चेक गणराज्य जो आपको पड़ेगा जा करके, ये पड़ेगा यूरोप कॉन्टिनेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया है? तो इसका जो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे कि ये पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व में ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखेंगे, पूरी दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं उसमें सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो महाद्वीप है जो एक देश भी है। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जो एक देश भी हो। देखो अफ्रीका एक महाद्वीप होता है, लेकिन इसमें दक्षिण अफ्रीका देश पाया जाता है, लेकिन उस नाम से कोई महाद्वीप देश नहीं होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है, तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसको ओशिनियाई महाद्वीप कहा जाता है। इसके चारों तरफ देखो ओशियन है, इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है, इसलिए इसको ओशिनियाई महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पर्वत पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो जो इधर से मानसून उठता है वो क्या होता है, बिना पानी बरसे बाहर निकल जाता है। तो बहुत बड़े बड़े हिस्से इसके सूखे में रह जाते हैं, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे केवल सिर्फ कंगारू यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इतने क्वेश्चन। इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया से याद ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक पड़ता है ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या नाम इसका? ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ेगी ना, ये आपकी मूंगे की चट्टान है जो प्रवालों के माध्यम से बनाई जाती है। ये सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाएगी। अब बात आती है कि ये जो इससे मालाबार का संबंध क्या है, तो मालाबार को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी मालाबार नौसेना अभ्यास में हम लोगों ने शामिल किया। तो इसका ये मतलब है कि जैसे कि ये अपना प्यारा भारत देश, और इस भारत के अगर ईस्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट
और ये आपका नॉर्थ और ये आप भारत का साउथ हो जाएगा। अब भारत के साउथ में जाएंगे तो जहाँ से ये कर्क रेखा ऐसे जाती है, कर्क रेखा के नीचे वाला जो भारत होता है उसको दक्षिण भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत के बीचों बीच में अगर पॉइंट रखें तो दक्षिण भारत का ये ईस्ट, दक्षिण भारत का वेस्ट, ये दक्षिण भारत का नॉर्थ, ये दक्षिण भारत का आपका साउथ हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपका पड़ता है बंगाल का खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल। और अगर इधर जाएंगे तो ये आपका पड़ता है अरब सागर, तो ये अरब सागर हो जाएगा। तो इधर सागर है, इधर भी सागर, तो इसका मतलब समझ लीजिए तट बनेगा आपका। तो भारत की 9 राज्य तट बनाते हैं, ये मैंने पढ़ रखा है पहले से। ये 9 राज्य तट बनाते हैं। 9 राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात बनाता है और सबसे छोटी तटरेखा यहाँ पर गोवा बनाता है। अब देखो तट की बात आ रही है, तो भारत का जो कुल तट होता है वो 6100 किलोमीटर तट है। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की 9 राज्यों की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं 7516.6 किलोमीटर लिखी रहती है। तो उसका कारण ये होता है, जैसे देख पा रहे हैं, ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश वगैरह आएंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। इनकी भी तट रेखा अगर जोड़ दी जाए तो फिर टोटल तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये तो हम लोगों ने तट की बात की। अब देखो तट में से अगर देखेंगे तो जो महाराष्ट्र के सामने तट पड़ता है तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट, ये हो जाएगा इधर वाला आपका पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट में जो महाराष्ट्र के सामने वाला तट होगा इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। ध्यान रखना, कौन सा तट बताइए, कोंकण तट बोलते हैं। और इसके बाद में कर्नाटक के सामने से लेकर के इधर अगर हम लोग आएंगे, केरल के सामने का जो तट होता है, ठीक है, इसी तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं बताइए इसको मालाबार तट बोलते हैं। तो यहीं पर अभ्यास हुआ है, तो इसी में हम लोगों ने इसको शामिल किया है। और ध्यान रखेंगे जो तमिलनाडु के सामने का पूर्वी तट होता है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस नाम जानेंगे इसको बताइए, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानेंगे। तो केरल के सामने जो मालाबार तट होता है यहीं पर अभ्यास किया था। जब ये हम लोग अभ्यास करते थे अभी तक तो इसमें केवल 3 देश हुआ करते थे। अभी तक 3 देशों में अपना भारत देश इसमें होता था और इसके साथ साथ हम लोग इसमें जापान को शामिल करते थे। जापान की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका जापान देश है। इसका पुराना नाम निप्पन हुआ करता था। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर परमाणु बम का हमला भी हुआ था, इस अमेरिका देश ने किया था 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर। और इस जापान हो गया और तीसरा देश इसमें अमेरिका आता था। कौन आता था बताइए, अमेरिका। तो बताइए अभी इस नौसेना अभ्यास में हम लोग किसको किसको शामिल करते थे? 3 लोग होते थे हम लोग होते थे भारत, और दूसरा होता था यूएसए, तीसरा होता था जापान। लेकिन पहली बार हम लोगों ने क्या किया, इस मालाबार नौसेना अभ्यास में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को भी क्या किया है, शामिल किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश को। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा स्टीफन किंग्स हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये है स्टीफन किंग्स और इनकी ये है बुक इफ इट ब्लीड्स नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। 4 कहानियों का इसमें वर्णन है। टाइम मिले तो आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कौन सा समाधान विकसित किया है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में निर्मित 5G समाधान अभी विकसित किया गया है। अब 5G समाधान के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अपने भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रिलायंस कंपनी अपने भारत देश के लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। अभी क्या अपने भारत में पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो लगभग भाई 7.7 बिलियन जनसंख्या भारत में निवास कर, पूरी विश्व में निवास करती है। 7.7 बिलियन मतलब 7.7 अरब जनसंख्या पूरी दुनिया में निवास करती है। अब इसको अगर हम लोग 100% मान लें, ध्यान रखना, तो इसकी 17.5% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की अपने भारत देश में निवास करती है। बहुत अच्छे समझना, इस 17.5% जनसंख्या को अगर हम संख्या में करें कन्वर्ट, तो अकॉर्डिंग टू अगर सेंसस 2011 देख लें, बढ़ गई जनसंख्या, लेकिन अभी हम लोग 2021 तक यही पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो अपने भारत की जो जनसंख्या है टोटल वो 121.09 करोड़ है। ये जो आपकी 121.09 करोड़ जनसंख्या है, इस 121.09 करोड़ जनसंख्या को भी अगर आप 100% मान लीजिए तो ध्यान रखेंगे, इसमें ये एक डेटा निकला है कि 35 करोड़ लोग ऐसे हैं। कितने करोड़ लोग बताइए? 35 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं
जो 2G का प्रयोग करते हैं, मतलब किसका, मतलब 2 जनरेशन का नेटवर्क यूज़ करते हैं, बताइए। और होना चाहिए मिनिमम 4G तो करना ही चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या है कि 2G का प्रयोग करने से उनका जो नेटवर्क होता है बहुत स्लो रहता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी डिजिटलाइजेशन के संबंधित काम होते हैं वो खुद ना करके दूसरों पर आश्रित होते हैं। वो डिजिटलाइजेशन को के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको उठा नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिलायंस कंपनी ने उन लोगों को कहा है कि आगे आने वाले अगले साल तक हम लोग क्या 5G समाधान हम करेंगे, लोगों को 5G सुविधाएं हम दिलवाएंगे। और इसके तहत वो क्या करेंगे, गूगल कंपनी के साथ मिलकर, ध्यान रखेंगे, गूगल कंपनी के साथ मिलकर एक सस्ता फ़ोन स्मार्टफोन बनाएंगे। जो जब सस्ता होगा 5G होगा, जब 5G फ़ोन होगा तो ध्यान रखें, एक कहावत होती है, ये हम लोगों के भी जीवन उपयोगी है कि साधन इंसान को संपन्न बनाता है। तो आप लोग भी, जो लोग भी हमारा वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले समय में जब भी आप जिस भी फील्ड में जाइएगा तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो सके आप जुटाइएगा, क्योंकि एक कहावत होती है कि साधन इंसान को संपन्न बनाता है। ठीक है, तो ये अगर साधन हमारे पास होगा 5G का तो लोग उसको यूज़ करेंगे, नेट का प्रयोग करेंगे, तो जो सुविधाएँ हैं, जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करेंगे। तो अपना, जब हम लोग विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा, सारे देश विकसित होंगे तो पूरी दुनिया विकसित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस क्विज से संबंधित है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी हैं? तो इसका आंसर जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा था वो मोस्टली सही है। इसका आंसर ए था, जे.जी. मैडलिन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, जो प्रीवियस क्विज में हम जो क्वेश्चन देते हैं तो उसमें क्या होता है, क्विज फॉर द डे में, सॉरी, उसमें आप जब उसका आंसर लिखा करें तो उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को जो भी जानकारी हुआ करे उस चीज़ को जरूर लिखा करिए, जितनी ज़्यादा लिख पाएँ। क्योंकि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको जब आप लिखते हैं तो वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाता है। अब क्विज फॉर द डे की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में 20,000 करोड़ की नई आर्थिक गलियारा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।